ये पीएफएसी 2025 का रिजल्ट आया। ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए जो एक्सपेक्टेड था, जस्ट 1826। आप में से बहुत सारे ऐसे हो जिनको नॉर्मल रिजल्ट दिया जाता, 1000 मोर दिए जाते तो ऑब्वियसली 1000 मोर कैंडिडेट्स तो आते। आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो एकदम बॉर्डर पे थे, किसी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मिस हुआ, या लेस देन 5 नंबर से मिस करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हो, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि हर कैटेगरी में अपने अपने हो, बहुत सारे हो। अब उसमें से अब क्या आगे किया जाए? कुछ ऐसे लोग हो कि सर मैंने 2 साल से बहुत मेहनत किया, कुछ ऐसे हो कि मैंने 1 साल पूरा दिया, कुछ ऐसे हो कि सर थर्ड अटेम्प्ट था, मैं लास्ट टाइम रिटर्न क्वालिफाई हुआ, कुछ ऐसे लोग हो कि सर 24 में इंटरव्यू दिया फिर कैसे नहीं हुआ, 23 में इंटरव्यू दिया फिर कैसे नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे हो। इसमें से बहुत सारे लोग हो कि कट ऑफ क्या गया होगा और ये सारी चीजें। मैं यहाँ डिटेल में उन चीजों को कुछ कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों को नॉर्मल एज ए उस पर एस्पेक्ट्स रखेंगे, और फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे आपको क्या करने चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। एक चीज ध्यान रखो कि आप में से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हो, जो उनको डाउट होता है कि सर मेरे पेपर 1 में तो मार्क्स आ रहे थे फिर क्यों नहीं। डियर, रिटेन जो भी आप क्वालिफाई करते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई होना पड़ता है, और दोनों में मिलाकर के पहले तो आपको पेपर 1 में क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब आपका पेपर 2 चेक होगा। अब पेपर 2 चेक हो गया, अब पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कंबाइंड किया जाएगा तब। लास्ट 5 इयर्स के यदि आप मार्क्स देखो, मैं जनरल कैंडिडेट्स का सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा लगाने की जरूरत है। आप ये वाला कंपोनेंट मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो कंसीडर नहीं करते हो। देखो, यदि आप 24 लेटेस्ट का लो, तो अभी ओबियसली रिजर्व लिस्ट में तो थोड़ा और कम जाएगा, लेकिन हमको रिजर्व लिस्ट से नहीं, फिलहाल हम मेन लिस्ट में 5 इयर्स का थोड़ा सा आपको बताते हैं। 24 में पेपर 1 का 97.44, उसको हम 97 फिलहाल कर देते हैं, और 182 रिटेन का, मैं जनरल का ले रहा हूं। तो डिफरेंस क्या हुआ 24 में? जो पेपर 1 और रिटेन का डिफरेंस क्या है? 85 मार्क्स का। 23 लो तो 23 में जो आपका पेपर 1 का 118.85, तो उसको 119 मानो, 119 मानो, और 196 आपका रिटेन का, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? 77। 2022 में लो तो इसमें आपका जो पेपर 1 का कट ऑफ 135 था, और पेपर 1 प्लस 2 यानी रिटेन का 221, तो यदि हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो 86 आता है। 21, 21 में पेपर 1 हाईएस्ट कट ऑफ, ठीक है, और रिटेन भी हाईएस्ट कट ऑफ, तो 138, और जो रिटेन का था वो 226, यदि डिफरेंस करोगे तो 88 आता है। 2020 पेपर 1 का कट ऑफ 117.34, उसको 117 हम मान के चलते हैं, और रिटेन का कट ऑफ 205, डिफरेंस क्या हो रहा है? 88 हो रहा है। अब देखो लास्ट 5 इयर्स में सिर्फ ये ईयर है 23 वाला जिसमें डिफरेंस आपका 77 आता है। बाकी में देख रहे हो 85, 86, 88, 88, ये आपके डिफरेंस आ रहे हैं। अब जस्ट सोचो कि यदि आपने पेपर 1 क्वालिफाई हो गया, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो कि पेपर 1 का कट ऑफ आप क्लियर कर लिए, लेकिन पेपर 2 में जो है वो आपको सपोज 75 ही आया, 80 ही आया, या 82 आया, मान के चलो कि डिफरेंस जो है 88 गया, आपका 82 आया, तो आपको तो लगेगा कि हमारा पेपर 2 भी अच्छा गया, पेपर 1 भी हमारा अच्छा गया, फिर क्यों नहीं हुआ? तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपका जो कंबाइंड मार्क्स नहीं हो पा रहा है। और हाल के दिनों में देखो, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, मैं इस चीज पे फोकस बार बार करता हूं कि जो आपके लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, इनफैक्ट देखोगे कि 2020 के आसपास से, या 2019 कह सकते हो, पेपर 2 में काफी अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है। बिलीव मी, सो आप इनिशियल टाइम में देखते थे 2012, 2013, 2014, ये सब में जो कट ऑफ कम है, तो पेपर खास करके ये 2 इयर्स में इधर लो, कट ऑफ कम है थे, और उसके बाद भी जैसे 2018 में कट ऑफ बहुत कम। उस साल के आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के देखो, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स पेपर 2 में 65 हैं, 68 हैं, 70 हैं, 72 हैं, ऐसे वाले फाइनल सिलेक्शन लिए, रिटेन तो छोड़ दो, फाइनल सिलेक्शन। लेकिन आज के डेट में देखो डियर, आज जो है सोशल मीडिया, जो भी यूट्यूब, ऐप ऐप डिफरेंट
मीडियम से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उसमें से जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंसेप्ट आपको जरूरी है, कंसेप्ट आपको बेसिक बुक्स देंगे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल देंगे, लेकिन उसके बाद चाहे वो पेपर वन है, आपने कितना प्रैक्टिस किया, पेपर टू है कितना लिखा। तो अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर रूप से लिख रहे हैं। इसमें से प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल इन द सेंस है कि सिर्फ इसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे इसमें से आपके जो कंपटीटर, आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, वो सीएससी का मेंस दे चुके हैं, और वंस नहीं, 2-3 टाइम्स सपोज करो। अब वो आपके साथ फाइट कर रहे हैं, तो उनका रिटेन जो पेपर टू है या पेपर वन है, उसमें उनका एक तरह से साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। बहुत सारे इधर मैंने कैंडिडेट्स को देखा कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उनमें से कुछ ऐसे थे कि सीएससी का इंटरव्यू दिए हुए थे, कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी जिनको दूसरी जगह जॉब मिल गया था और वो जॉब कर रहे थे, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस आया कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिला प्रेजेंटेशन का, या क्वेश्चन आंसर, या डिफरेंट तरीके से, तो उनके पास कॉन्फिडेंस आया और वो अच्छा मार्क्स मिला। तो वैसे ही रिटेन वाले पार्ट में जिन कैंडिडेट्स ने सिविल सर्विसेज वगैरह दिया, उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा होता है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स हो, यदि आप नहीं सेलेक्ट हो पाए हो, तो यदि आपके पास ऑप्शन ना है, सपोज करो कि लास्ट अटेम्प्ट आप मान के चलो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट, और रिटर्न आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपको दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे हो जिनका रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन वो 24 वाले में इंटरव्यू दिए हो, तो उनको तो अभी दूसरी जगह मौका मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो आपको ये इधर अभी वेट करना है कि हमको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ इंतजार करोगे। आपको दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। सपोज करो स्टेट पीसीएस का मान के चलो आपको देना है, तो आप स्टेट पीसीएस का करोगे, या कोई और आपको लगता है बैंकिंग का हमको करना है, किसी को लगता है एसएससी का करना है, या कोई और किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वो अपने अपने आधार पे देखो। लेकिन जिनके पास अटेम्प्ट है, जिन्होंने टाइम दिया है, चाहे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जिनके पास जितना टाइम दिए हो, देखो कोई एग्जाम में हम यदि एक बार प्रॉपर तरीका से टाइम देते हैं और हम क्लोज पहुंचे हुए हैं, तो एटलीस्ट उस एग्जाम की हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमने जो जरूरत है उस एग्जाम के बारे में पढ़ा है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने प्रॉपर तरीके से किए हैं, जो टेस्ट वगैरह है हमने उसको लगाया है, हमने लिखने की प्रैक्टिस की है, हमने क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस की है, हमने मैथ सोल्व किया, रीजनिंग सोल्व किया, और अदर एस्पेक्ट्स को सोल्व किया, तो हमारे पास उसकी पकड़ होती है। जब दूसरे आप एग्जाम में जाते हो तो उसके थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो साइमल्टेनियसली 1 ईयर में ही 2-3-4 एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। अदरवाइज आपको किसी भी एग्जाम में जब लगते हो तो उसमें टाइम देना पड़ता है। समस्या तब होती है जब आप एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल इशू होता है, बहुत सारे इशूज आते हैं, बट हम भाग नहीं सकते हैं ना किसी चीज से। देखो अभी जो कट ऑफ वगैरह का आपको लगता है, तो मैं मुझे लग रहा है जो कट ऑफ है 100 के आसपास पेपर वन में गया है, मतलब आप थोड़ा नीचे ही रख लो, मैं समझता हूँ कि 98 ±2 पेपर वन में रख लो, एक रफ में मैं बता रहा हूँ जनरल का, में भी हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा भी अभी इसी में। लेकिन पेपर टू वाले को तो ऐड करोगे, उसमें कम से कम आप 85 से 90 के बीच में ऐड करोगे। अब सपोज करो कि जिसने पेपर वन कट ऑफ किया तो क्लियर कर लिया, लेकिन पेपर टू में भी तो मार्क्स आना चाहिए। अब पेपर वन में किसी का सपोज करो कि 120 आ गया, तो पेपर टू में 65 भी आया, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको, अब बहुत ऐसे बच्चे होते हो जो प्रॉपर टेस्ट नहीं लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल पेपर टू में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर आपको क्या लगता है कितना मार्क्स आएगा। अरे डियर, जब मैं आपको पर्सनली नहीं जान रहा हूँ, जब मैंने आपकी कभी कॉपी चेक नहीं की, रैंडम जिन कैंडिडेट्स का मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे आशा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि टेस्ट में कुछ आप और परफॉर्म कर रहे थे, या टेस्ट में जब कॉपी मैंने चेक किया तो मैंने, हो सकता है किसी टेस्ट में आपको लिनियंटली ट्रीट किया हो, किसी टेस्ट में थोड़ा टफ ट्रीट किया हो, तो डिपेंडिंग हो। लेकिन जो मल्टीपल टेस्ट लिखते हैं तो एटलीस्ट मैं उनके बारे में कर सकता हूँ, लेकिन रैंडम इसमें नहीं कहा जा सकता है। देखो डियर, पेपर वन में जो है आप कह सकते हो कि यस मेरे इतने आ सकते हो। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो पेपर वन में कहेंगे एकदम एग्जैक्ट, पेपर वन में भी आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो। सपोज करो कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने सही मान के चला था, यूपीएससी ने उसका गलत, गलत इन द सेंस कि उसका दूसरा आंसर ले लिया। यूपीएससी तो जो फाइनल देगी वही आंसर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे थे कि ये होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया।
चेंज हो गया तो क्या होगा कि उसका एक तो आपका टू का फूल गया, और फिर तो यानी कि आपके पास जो 5 पॉइंट समथिंग, जो 5+ मार्क्स जो है वो आपके चले गए। तो क्या है नुकसान? वो 5 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखता है यार। में से ऐसे हो गए ना कि जो 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो ये भी मायने रखता है। आप एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी हम पेपर वन में ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं जितना उतना ही आ जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन को कम करके देखे कि अच्छा चलो ये शायद गलत ही होगा, लेकिन वो बाद में सही हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा सोचते हैं लेकिन दो चार गलत हो जाते हैं। तो इसमें फिर भी क्लोज। लेकिन पेपर टू में मैंने कुछ ऐसे बच्चे को मैंने देखा है कि टेस्ट में मुझे लगता था कि इनका 85 आएगा, वहां 65 आया। इसका कारण है कि आप यहाँ टेस्ट में सपोज लिख रहे थे, लेटेस्ट एक आपने टेस्ट में लिखा, आप घर में लिख रहे थे, आप थोड़ा रिलैक्स लिखे, आपने 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे लिए, या कभी कोई 4 घंटे लिए, आपने मुझे सेंड किया, यस सर ये टेस्ट हमने लिखा, और मार्क ये इतना हमने टाइम दिया, हमने आपको टाइमिंग का मार्क्स नहीं काटा, हमने टोटल को एग्रीगेट समझा, 85 आपका दिया हमने मार्क्स। लेकिन वहां 3 आवर्स है, आप पैनिक कर गए, कुछ जगह कुछ चीजों को गलत लिख दिए, आपको जो फोर में लिखना था वो अगेंस्ट में लिख दिए, जो अगेंस्ट में लिखना था वो फोर में लिख दिए, रिपोर्ट में कुछ गलत कर दिए, या ग्रामर में कुछ और चीजों को किए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी आपके पास जिनके पास भी अटेम्प्ट है, आप थोड़ा सा सोचो, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो। हमेशा सबसे जरूरी है ना कि आप क्या कर रहे हो, ये सबसे मायने रखता है। एक टीचर, एक मेंटर, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं, ऑब्वियसली ऐसा है उनसे आपको टिप्स ले सकते हो, आप जो आपको जानते हैं, या किसी टीचर मेंटर जिनसे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फाइनली क्या मायने रखता है कि आप क्या हो, आपकी क्या कंडीशन है, आप कितना कर पाते हो। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो कि यस हमने कितने मेहनत की है, या हमने बहुत अच्छा मेहनत किया, फिर भी हमारी कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखो, फिर हमने क्या सफिशियंट प्रैक्टिस किया, हमने क्या टेस्ट लिखा, ये सारी देखो। आज की डेट में क्या होता है, पेपर वन के आप कहीं टेस्ट नहीं लिखते हो मीन्स प्रॉपर तरीका से, तब भी आपका काम चल जाएगा, इस वजह से कि सो मेनी कोचिंग्स के मटेरियल या बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब में या डिफरेंट ऐप में आपको फ्री भी टेस्ट पेपर वन का मिल जाता है। बहुत सारे में भी वो ऑर्गेनाइज वे में, जैसे सिविल सर्विसेज का में भी आपने कहीं विजन का ले लिया, कहीं दृष्टि का ले लिया, या कहीं बाजीराम का ले लिया, या किसी भी कोचिंग का आपके शहर में या आपके आसपास का पेपर वन को क्या है, हमने सोल्व किया, हमने आंसर देखा, हमारा काम हो गया। मैथ्स 20 है, हमने बनाया, कितने बने। लेकिन पेपर टू में क्या होता है, कॉपी कोई भी आपको प्री टेस्ट नहीं करवा सकता है, कोई भी नहीं। और यदि एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे हैं कि हाँ ठीक है आ जाओ, लेकिन पेपर टू में जल्दी रेगुलर उसमें टाइम लगता है, एक एक कॉपी चेक करने में 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा टीचर है, जस्ट इमेजिन करो, मैं फॉर एग्जाम्पल पेपर टू का कॉपी चेक करने का 500 लेता हूँ। जस्ट बिलीव मी, आप किसी भी एक अच्छे टीचर के पास जाओ, वो घंटे का 1000 चार्ज करता है। तो कोई घंटे का 1000 चार्ज कर रहा है, और यदि 500 आपको 2 आवर्स लग रहा है कॉपी चेक करने में, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक्स आप किस साइड से भी होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर कोई के पास इतने पैसे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 500 भी बहुत होता है, या कुछ ऐसे हैं कम में भी आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि पेपर टू में टाइम लगता है, और जब तक आप कहीं टेस्ट नहीं लिखते हो, कहीं आप प्रॉपर तरीके से, या कोई आपके फ्रेंड है, सपोज करो कि आपके रूममेट रहे हैं, वो सेलेक्ट हो गए हैं, अब यदि सेलेक्ट हो गए हैं और वो आपको कहते हैं कि नहीं मैं आपका कॉपी चेक करूंगा, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, जो भी है, तो फिर आपके लिए अच्छा है कि आपको दिया कि यस एक ऐसे लिखे, एक आर्गुमेंट लिखे, रिपोर्ट लिखे, हाँ भैया दीदी जो भी हैं चेक कर दीजिए, या किसी के फैमिली मेंबर में ये है वैसे, तो आपको, या अदरवाइज आपको कुछ टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लिखना होगा। दूसरी, मेयर टेस्ट लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी से के पास आप गए 15 टेस्ट लिख लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। उसके लिए भी है इंप्रूवमेंट, रेगुलर बेसिस पे करना होगा। हर पर्सन के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हर पर्सन के अपने अपने चुनौतियां होती है। आपको पहचानना पड़ेगा कि यस हमारी चुनौती क्या है, हमारे चैलेंज क्या है। कभी
आपको अप्स डाउन्स आते रहते हैं। कभी आप क्वाइट मोटिवेटेड होते हो कि हमारा हो जाएगा, कभी लगता है नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है। कुछ ऐसे बच्चे हो ना इसमें कि थर्ड टाइम कंटिन्यूअसली फेल हुए, अब उनको लगता है कि क्या मैं नहीं हो सकता। नहीं डियर, कभी भी ऐसा मत सोचो। आपको यदि लगता है कि हमें क्षमता है, हम में जुनून है, हमने सही मेहनत किया, या थोड़ा सा जो कमी रह गया उसको आगे हम फुलफिल कर सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली हो सकता है। तो थोड़े से आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो। कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत कि जैसे 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक तरह से मेमोराइज होना चाहिए। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हर हाल में करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। सिविल सर्विसेज का सीएससी का जो प्री का क्वेश्चन है, लास्ट 5 to 10 ईयर्स, 5 ईयर्स भी ले सकते हो, 10 ईयर्स मैक्सिमम, एक तरह से 5 to 10 ईयर्स का करेंट वाले छोड़ दो। या जो एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। कुछ एक्सट्रीम टफ है उसको छोड़ दो, कुछ जो करंट वाले तो को छोड़। 5 ईयर्स पहले कोई करंट आया कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, या आया कि 23 में या 22 में या 21 में नोबेल प्राइज किसको मिला, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस अदरवाइज उनका प्रेजेंट रिलीवेंस हो, या फिर सपोज वो इंडियंस हो, या उस टाइप का उनका किसी का डेथ हो जाता है, या उसी से रिलेटेड कोई और रिसर्च होता है, इनोवेशन होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हम सबको ध्यान नहीं रख सकते। तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स का सिविल सर्विसेज का, सीडीएस का, बहुत सारे आप में से वो सीडीएस भी देते रहते हो, तो सीडीएस का लास्ट 5 ईयर्स का, क्योंकि सीडीएस 2 टाइम्स होता है। एनडीए के क्वेश्चंस कुछ कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, कुछ करने हैं, लेकिन आप अपना वाला जो है लास्ट 10 ईयर्स का करंट वाले को, इसमें भी जो करंट रिलेवेंट नहीं है उसको छोड़ देना। लेकिन एटलीस्ट हमको पता चलता है अपना वाला तो 10 साल का, 10 ईयर्स का एक एक क्वेश्चन देखना है, क्योंकि उसमें से हमको ये भी पता चलता है ना कि करंट में किस ढंग से क्वेश्चन आ रहे थे। यदि कोई करंट में क्वेश्चन आ रहे थे तो किस ढंग से आ रहे थे, उस आधार पे हमको वर्क करना है। तो इसमें से आपको यदि चांसेस है तो हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना है। मैंने आपको बताया था, या पहले से भी, कि जो भी जैसे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो उनका वेलकम है। मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि किसी चीज में टाइम लगता है। मैंने ऑलरेडी बोला ना कि पेपर 2 का वन पेपर को चेक करने में, पेपर 2 है, वन कॉपी चेक करने में मिनिमम 2 आवर्स लगता है। 2 आवर्स इन द सेंस से कि कॉपी चेक करना, फिर कैंडिडेट से कम्युनिकेट करना, उनका क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स को लेना, उसमें 2 आवर्स लगते हैं। तो क्या कोई पर्सन अनलिमिटेड कॉपी चेक कर सकता है? नहीं। पेपर 1 में देखो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे पास भी मैंने सिस्टम बनाया था कि जितने कॉपी टेस्ट दे सकते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, अभी मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने वेबसाइट वगैरह बनवाया था उस पर वर्क करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उस चीज को, मैं पेपर 1 का भी तो ठीक है कैंडिडेट को दे देता हूँ, उसके बाद कुछ इशू रहता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन पेपर 1 में तो फिर भी है कि सेल्फ इवेलुएट आप कर लेते हो, लेकिन पेपर 2 में क्या है, सेल्फ इवेलुएट नहीं कर सकते हो, और लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की ही कॉपी चेक की जा सकते हैं। मैं ऑलरेडी, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो हमसे इनडायरेक्टली रूप से जुड़े रहते हैं कि हाँ सर ये डाउट्स है, ये क्वेश्चन क्यूरी है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो मेरे पास पेड में ही ज्वाइन करो, नहीं, कभी भी नहीं। आप में से बहुत ऐसे हो जो सेलेक्ट हो गए, कुछ ऐसे हो नहीं सेलेक्ट हुए, वो भी, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देखो एक टीचर के लिए क्या होता है, बहुत बार आप नहीं क्वालिफाई हुए, कोई और क्वालिफाई हो गया। कोई एक टीचर है, ठीक है, हमारे पास 20 30 40 50 फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक टीचर के लिए वो डेटा हो सकता है, एक टीचर के लिए वो एक एवरेज हो सकता है, एक टीचर के लिए स्टेटिस्टिक्स हो सकता है कि लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में हमने कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया। लेकिन आप एक डेटा नहीं, आप एक स्टेटिस्टिक्स नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो। आप या तो फाइनल सिलेक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। हाँ, ये अच्छा है कि आज की डेट में जब रिटन भी आप क्वालिफाई हो जाते हो, इंटरव्यू का आपको चांस मिलता है, तो इवन इफ इस एग्जाम में नहीं तो आपको इसके बेसिस पे कहीं और मौका मिलता है। लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि हमें कहाँ कमियां रह गई है, उसको हमें दूर करने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उस पर वर्क करना होगा। कंपटीशन टफ है। 3 लाख लोग एग्जाम भर रहे हैं, 3 लाख, उसमें से 1 लाख करीब अपियर हो रहे हैं, और उसमें से 2000 या उससे लेस कैंडिडेट्स जब रिटर्न क्वालिफाई होते हैं, तो समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ है। उसके बाद भी कुछ लोग फिजिकल में बाहर हो रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो रहे हैं, कुछ लोग किसी और कारण से बाहर हो रहे हैं। तो बहुत सारे इशू हैं। हाँ, लेकिन आपका रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। जब हम बड़े गोल
की तरफ लक्ष्य रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा टाइम, हमारा जो कीमती टाइम है, कोई ऐसे पर्सन होते हैं, सपोज करो कि 2,000 4,000 5,000 पे कर सकते हैं वो, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन एक साल आप एक्स्ट्रा लगा लिए तो कितना बहुत ज्यादा उसे नुकसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 20,000 और 10,000 या 1 लाख और 2 लाख कोचिंग में दे दिया तो उसका सिलेक्शन पक्का नहीं क्लियर। पैसे से सिलेक्शन होते तो फिर रीच वाले ही पीपल सेलेक्ट होते, गरीब पर्सन नहीं हो पाते। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने फॉर्मली टेस्ट नहीं लिखा, फॉर्मली बहुत सारा चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि उस उनके पास इतनी क्षमता थी या उस लेवल पर पहुंच गए। और कुछ बच्चे हैं जो मल्टीपल टाइम सिविल सर्विसेज का मेंस लिखे, वहां वो टेस्ट लिख रहे थे लेकिन यहाँ नहीं लिखे, तो आप ये बोलोगे कि उन्होंने टेस्ट नहीं लिखा? यार उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी, वो इस आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से बेटर एग्जाम में फाइट किए। तो अभी भी जिनको भी लगता है, देखो मैं समझता हूँ कि कट ऑफ जो भी है 98 +-2 या 100 +-2 के आसपास ही रहा है। more preferably 92 plus, sorry 98, so 90 98, I'm not saying 92, 98, 98 +-2 मेरे अनुसार मोस्ट प्रेफरेबली इसी रेंज में आसपास जनरल का रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा पेपर 2 में भी आप अपनी कमजोरी जानते हो कि जैसे किसी का ग्रामर ठीक नहीं है, किसी का हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, किसी का इंग्लिश मीडियम से नहीं थे तो उसके कारण प्रॉब्लम होता है, तो कुछ कंपोनेंट तो आपको हर हाल में इंग्लिश में लिखना है। तो बेसिक्स को करने की जरूरत है। बहुत सारे चीजें हैं मैंने और जो भी बोला गाइडेंस के संबंध में, तो जो भी जिनको पर्सनल क्वेश्चन क्यूरी रहता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन कुछ डेडिकेटेड होता है कि यस आप जुड़े हुए हो पर्सनली, तो ऑब्वियसली है उसके लिए पे करने की जरूरत होती है। और इतना भी नहीं होता है कि कोई नहीं कर सकता। यदि हम नहीं पे कर सकते हैं तो ठीक है, हम अपना अपने लेवल से एक्स्ट्रा पुश करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे। या तो देखो हमारे पास प्रिविलेज होती है, जैसे सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल, किसी के पास अपनी कार है तो वो कार में जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास कार नहीं है तो या तो मैं बस में जाऊं या मैं पैदल जाऊं। अब मैं कार वाले को गाली नहीं दे सकता हूँ या ये नहीं कह सकता हूँ कि कार कंपनियां इतनी महंगी कार रख रही है और 10 लाख 20 लाख में वो 1,000 500 रुपए में कार मिल जाती है, या ये हम नहीं कर सकते। यदि हमारे पास कार नहीं है तो हम बस में जाएंगे या पैदल जाएंगे। हो सकता है हम कार वाले से पहले पहुंचे, क्यों? क्योंकि कार वाला जो है वो, उसे पता है कि मेरे पास कार है तो वो घर से लेट से निकलेगा। लेकिन जिसके पास कार नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो टाइम से पहले निकलता है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो देखते हो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, जिनके फैमिली मेंबर अपनी पर्सनल गाड़ी से छोड़ने आते हैं, या कुछ हैं कि उसी एरिया में रहे हैं तो उनको पता है। लेकिन जो दूर से आते हैं या जिनके पास पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो क्या है, पहले जाते हैं, टाइम से पहले वहां पहुंचे रहते हैं, 2 घंटे पहले पहुंच गए, 1 घंटे पहले पहुंच गए, जितना जब एंट्री है, एंट्री बंद हो रहा है उससे कोई 2 घंटे पहले पहुंच गए, कुछ 3 4 घंटे भी पहले पहुंच जाते हैं, वहीं बेडशीट बिछा करके बैठते हैं। तो हर पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें अपने कंडीशन को ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना है, हमें अपना जो मोराल है उसको ऊपर रखना है, और कभी भी हार नहीं मानना है। कुछ ऐसे बच्चे, मैंने ऑलरेडी बोला ना कि 5 5 बार में सेलेक्ट हुए, हाँ सबके पास ये लिवरेज नहीं है। आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके पास 5 बार का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन है, ओबीसी में है तो उनको मिल रहा है, SC ST में है उनको मिल रहा है, और सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है उनको मिल रहा है चांस। लेकिन यदि हमें जितना मिल रहा है उतना को हम यूज करना है। आज अच्छा है कम से कम कि हम इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं तो हमको दूसरे गेटवे अपॉर्चुनिटी मिलता है, दूसरे ऑप्शन मिलते हैं। इंटरव्यू राउंड तक बहुत बार पहुंच जाते हो फिर रिटर्न क्वालिफाई नहीं होते हैं नेक्स्ट ईयर, तो दुख होता है, नो डाउट। लेकिन उसको ओवरकम करना है। अपनी गलतियां सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर आपको किसी से हेल्प मिल सकता है। और जो भी है, जैसे जो गाइडेंस वगैरह के संबंध में है, जो भी आप चाहोगे कि पेड प्रोग्राम में कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहोगे तो कर सकते हो। उसके संबंध में मैं और डिस्कस करूंगा 1 2 दिन में और चीज़ों को। ऑलरेडी कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं, वो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, हमेशा मैं करता रहता हूँ, मैं पर्सनल बेसिस पे कैंडिडेट्स कुछ जुड़े रहते हैं। देखो मेरा वो टारगेट नहीं है कि, देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हैं कि ऐप है,
1000 कैंडिडेट्स आ गए, आप लिमिटेड पैसे दो, वो काम चल रहा है उसके बाद। लेकिन हम लिमिटेड कॉपी जो पेपर टू का खास करके चेक करना या पेपर टू का असेसमेंट करना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप पेपर वन का टेस्ट 1 लाख कैंडिडेट का ले सकते हो, लेकिन क्या पेपर टू का टेस्ट 1 लाख कैंडिडेट का ले सकते हो? उसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ इवेल्युएटर्स चाहिए होगा। लेकिन पेपर वन के लिए क्या है, एक बार आपने बना दिया, अपलोड कर दिया, 1 लाख कैंडिडेट दे या 1 कैंडिडेट दे। तो ये सारी चीजों को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करता रहता हूँ। बहुत सारे हो जिनको अच्छा लग सकता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता है बकवास लगता है। आई नो थ्रू डेटा कि बहुत बार जब कोई जेन्यून चीजें होती है, डिस्कस किया जाता, लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जब रिजल्ट आता है तो परेशान रहते हैं। बहुत सारे होते हैं जिनको अच्छे बुरे सब टाइप के होते हैं। लेकिन आप अपने लिए 100% हो, आपको सोचना पड़ेगा। आप मेरे से एग्री हो डिसएग्री हो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने टर्म्स पे कर रहा हूँ, अपने मर्जी से कर रहा हूँ। आप जो करोगे आप अपनी मर्जी से करोगे। आप आपका और हमारा फ्रीक्वेंसी मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे से एग्री हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये हर कोई के लिए अपनी फ्रीडम है। कुछ भी क्वेश्चन के लिए है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहो, दोनों पेपर को बैलेंस करके रखो, और चीजें हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।